नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों के हिसाब से अपन जो इवनिंग में अपन यहाँ पे सेकंड पेपर से संबंधित MCQs ले रहे हैं। लेकिन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर.के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि प्रतिदिन के महत्वपूर्ण क्लासों का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों, आज की जो MCQs रहेगी उसके अंदर यहाँ पे 130 लगभग 130 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। और सुबह के जो अपन ने यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित जो मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे अपन MCQ चलाते हैं वो आज क्लास नहीं ले पाए हैं, यानी किसी कारणवश। मैं आपको बता दूं, जो सुबह फर्स्ट में मॉर्निंग में जो फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके की क्लास चलाते हैं वो आज किसी कार्य में बिजी होने के कारण मैं नहीं ले पाया। तो कल सुबह 9 बजे अपनी यहाँ पे फर्स्ट पेपर से संबंधित मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे जीके संबंधित क्लास रहेगी। आज की क्लास अपन ने नहीं ली और अब जो यहाँ पे क्लास ले रहे हैं वो सेकंड पेपर से संबंधित अपन यहाँ पे देखेंगे MCQ। लेकिन सभी दोस्त क्लास को शुरू करने से पहले एक बार शेयर और लाइक कर दे, फिर यहाँ पे अपन शुरू करते हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं बिजी होने के कारण मॉर्निंग में तो क्लास अपन ने नहीं ली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अब जो है उसमें भी थोड़ा सा टाइम कम है, तो इसलिए अपन जल्दी यहाँ पे क्वेश्चंस करेंगे तो तुरंत अपन को आंसर टाइप करते हुए रहना है। और कोई भी दोस्त यहाँ पे मैं आपको बता दूँ वो एडवांस में अपने को यहाँ पे आंसर नहीं देना है। तो क्लास को एक बार सभी दोस्त शेयर और लाइक कर दे, फिर अपन यहाँ पे स्टार्ट कर दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूर्व प्रतियोगिता तैयारी मदद करती है, वो किस में करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। यानी प्रतियोगिता से पूर्व अपन जो तैयारी करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, वो किस में यहाँ पे मदद करती है वो अपने को यहाँ पे बताना है। जो ट्रेनिंग लेते हैं प्रतियोगिता से पूर्व वो किस में यहाँ पे मदद करेगी, प्रश्न नंबर 1 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता की सफलता की निश्चितता में, यानी प्रतियोगिता की जो सफलता है उसकी निश्चितता के अंदर यहाँ पे पूर्व प्रतियोगिता की तैयारी अपने को यहाँ पे मदद करती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण काल में तैयारी काल फर्स्ट का उद्देश्य क्या होता है। दोस्तों यहाँ पे जो पीरियडाइजेशन है, पीरियडाइजेशन में जो प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट होता है, जो तैयारी काल है वो पहला है, उसका उद्देश्य क्या होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, तैयारी काल फर्स्ट होता है, तैयारी काल सेकंड होता है। आपने ये नहीं देखा होगा, अगर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से क्लासेस देख सकते हैं पीरियडाइजेशन से संबंधित। प्रश्न नंबर 2 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहेगा तकनीक आधार का विकास करना, यानी टेक्निक को डेवलपमेंट करने का, यानी बारीकी से तकनीक का विकास करना है, वो तैयारी काल फर्स्ट का यहाँ पे उद्देश्य होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, प्रशिक्षण काल में तैयारी काल सेकंड का उद्देश्य निम्न में क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी तैयारी काल फर्स्ट अपन ने देखा है, उसमें अपन तकनीक का विकास कर रहे थे, तकनीक का विकास ध्यान रखना है, तकनीक का विकास कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे प्रशिक्षण काल में जो तैयारी काल सेकंड है, अब उसका उद्देश्य क्या है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 3 में। और सभी दोस्त क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। और कोई भी दोस्त यहाँ पे एडवांस में जो क्वेश्चन आपको दिखता है वो कोई भी आंसर नहीं देगा, तो अपने को यहाँ पे डिसिप्लिन बनाते हुए जो आंसर पूछा जा रहा है उसी का आंसर टाइप करते रहना है। प्रश्न नंबर 3 देखें दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तकनीक का विकास करना। वो तो तकनीक की आधारभूत को विकास कर रहे थे, जो तैयारी काल था उसमें तकनीक का आधारभूत का विकास कर रहे थे, तकनीकी यानी बेसिक तकनीक तैयार कर रहे थे। अब यहाँ पे तैयारी काल सेकंड का उद्देश्य टेक्निक को विकसित करने का यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखें दोस्तों, प्रश्न नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल के दौरान किस पर ध्यान दिया जाता है। प्रतियोगिता काल यानी जो टूर्नामेंट का समय होता है, प्रतियोगिता का जो समय हो जाता है, उस समय अपन किस पर ध्यान फोकस करते हैं, ध्यान देते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 4 में बताना है दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल के दौरान किस पर ध्यान दिया जाता है, ये अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 4 में। और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों, यानी प्रतियोगिता के दौरान जो काल है उसमें जो अपन ध्यान देते हैं वो यहाँ पे लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी टारगेट अपना यहाँ पे क्या है, प्रतियोगिता को जीतना, तो ये प्रतियोगिता के दौरान का यहाँ पे ध्यान देने वाला लक्ष्य रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 5, संक्रमण काल में प्रशिक्षक किस बात पर बल देता है। संक्रमण काल का मतलब है दोस्तों यहाँ पे आराम का समय, यानी प्रतियोगिता खत्म होने के बाद में खिलाड़ी को जो आराम दिया जाता है उसे अपन संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे प्रशिक्षक किस बात पर ध्यान देता है, बल देता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको संक्रमण काल का अर्थ याद रखना है। जो प्रतियोगिता खत्म होने के बाद में जो रेस्ट दिया जाता है खिलाड़ी को कुछ समय के लिए, वो संक्रमण काल कहलाता है। उस समय जो प्रशिक्षक है वो किस बात पर बल देता है वो अपने यहाँ पे बताना है।
तकनीक का विकास, मनोवैज्ञानिक तैयारी, पुनः ऊर्जा प्राप्ति या फिर रणनीति निर्माण। प्रश्न नंबर 5 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुनः ऊर्जा प्राप्ति। यानी प्रतियोगिता खत्म होगी, खत्म होने के बाद में कौन सा काल आएगा, तो वो संक्रमण काल यानी आराम की अवस्था आएगी और उसमें अपन पुनः ऊर्जा प्राप्ति यानी खिलाड़ी पुनः ऊर्जा शरीर के अंदर वो एकत्रित करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 आंतरिक भार, ध्यान रखना है प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों यहाँ पे आंतरिक भार की स्थिरता को जाना जाता है। यानी आंतरिक इंटरनल लोड है, इंटरनल लोड में स्थिरता को जाना जाता है। वो कैसे जाना जा सकता है वो अपने यहाँ पे बताना है। भार परिणाम से, भार आयतन, पल्स रेट या कोई नहीं। आंतरिक भार की स्थिरता को कैसे अपन पहचान सकते हैं। यानी कोई खिलाड़ी है, कोई खिलाड़ी को ज़्यादा अपन ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बहुत भारी ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो उसका परिणाम अपन किस प्रकार जान सकते हैं, प्रश्न नंबर 6 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों पल्स रेट। पल्स रेट के आधार पर अपन जान सकते हैं। और पल्स रेट क्या होती है दोस्तों, आपने हार्ट पढ़ा होगा, हार्ट के अंदर जो सिस्टोल और डायस्टोल होता है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर के जो अंतर होता है उसे अपन पल्स रेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा यहाँ पे अनुकूलन प्रक्रिया को किस समय अपनाना चाहिए। अनुकूलन यानी अडेप्टेशन प्रक्रिया है, उसको किस समय अपनाना चाहिए वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 7 के अंदर। अडेप्टेशन अनुकूलन प्रक्रिया को किस समय अपनाना चाहिए। प्रतियोगिता के प्रारंभ, प्रतियोगिता के बीच, प्रतियोगिता के पश्चात या आरंभिक प्रशिक्षण। अनुकूलन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 के अंदर दोस्तों। अनुकूलन प्रक्रिया को किस समय अपनाना चाहिए, तो प्रश्न नंबर 7 जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो रहने वाला है प्रतियोगिता के पश्चात। प्रतियोगिता के पश्चात अडेप्टेशन यानी प्रक्रिया होनी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 रहेगा दोस्तों किसी खिलाड़ी का अभ्यास के पश्चात खर्च की गई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति की अवधि क्या कहलाती है। दोस्तों मैंने शुरू में भी प्रश्न 1-2 प्रश्न पहले अपन ने पूछ लिया है कि खिलाड़ी प्रतियोगिता के पश्चात कौन सी अवस्था में चला जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 8 में, जिसमें खिलाड़ी दोबारा प्रतियोगिता के लिए तैयार होता है। तो किसी खिलाड़ी के अभ्यास के पश्चात खर्च की गई ऊर्जा की पुनः प्राप्ति अवधि क्या कहलाती है, प्रश्न नंबर 8 के अंदर वो सही आंसर रहेगा क्षतिपूर्ति काल, जिसे अपन संक्रमण काल, ध्यान रखना है क्षतिपूर्ति काल, जिसे दूसरा नाम रहेगा संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। यानी खिलाड़ी प्रतियोगिता खत्म होने के बाद में रेस्ट करता है, वो क्षतिपूर्ति रहेगी, जिसमें खिलाड़ी पुनः शरीर में ऊर्जा प्राप्ति करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों यहाँ पे खेल प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण का भार किस रूप में दिया जाना चाहिए। खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, उस दौरान अपन वो भार है, प्रशिक्षण का भार यानी ट्रेनिंग लोड है वो कितना यहाँ पे देना चाहिए। जटिल से सामान्य, निरंतर जटिल, सामान्य से जटिल या निरंतर सामान्य। खेल प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे प्रश्न नंबर 9 में, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सामान्य से जटिल, यानी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सामान्य से जटिल लोड है वो यहाँ पे देना चाहिए, भार प्रशिक्षण देना चाहिए। और सभी दोस्त क्लास को शेयर कर दे दोस्तों, जितने भी दोस्त देख रहे हैं क्लास को एक बार सभी शेयर करते रहे। सुबह 9 बजे अपन यानी आज की मॉर्निंग में अपन ने फर्स्ट पेपर जीके संबंधित क्लास नहीं ली थी, कल सुबह मॉर्निंग के अंदर यानी जीके वाली क्लास आपको लेनी है, क्लास रहेगी 9 बजे वाली सुबह। और दोस्तों क्लास को शेयर करते रहे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 सबसे पहले अवधिकालीनता को किसने विकसित किया था। अवधिकालीनता की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे पीरियोडाइजेशन, प्रशिक्षण को डिवाइड करते हैं उसे अपन अवधिकालीनता पीरियोडाइजेशन के नाम से जानते हैं। वो किसके द्वारा विकसित की गई थी, जोसेफ ली, मॉर्गन, हेंस, सेलिस या फिर स्टेन ग्रुबेक। प्रश्न नंबर 10 में बताना है दोस्तों यहाँ पे अवधिकालीनता को किसने विकसित किया था। प्रश्न नंबर 10 सही आंसर रहेगा दोस्तों हेंस सेलिस के द्वारा यहाँ पे ध्यान रखना है प्रतियोगिता अवधिकालीनता को विकसित किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 देखते दोस्तों खेल प्रशिक्षण में मैक्रो चक्र की अवधि कितनी होती है। यानी खेल प्रशिक्षण जिसे अपन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं, उसमें जो मैक्रो चक्र होता है, मैक्रो 3 प्रकार के चक्र होते हैं, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। उसमें जो मैक्रो चक्र होता है उसकी अवधि कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 11 के अंदर। प्रश्न नंबर 11 बताना है दोस्तों। कल क्लास को शेयर करते रहे सभी दोस्त। आज बिजी होने के कारण सुबह मॉर्निंग में अपन ने फर्स्ट पेपर से संबंधित जीके क्लास नहीं ली थी, कल सुबह जरूर 9 बजे अपनी क्लास रहेगी। प्रश्न नंबर 11 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यानी मैक्रो चक्र की अवधि है वो 12 माह,
यानी सबसे लंबा जो अवधिकालीनता के अंदर ना, अवधिकालीनता में ही पीरियोडाइजेशन में सबसे लंबा चक्कर होता है वो मैक्रो चक्र के नाम से जाना जाता है, जो 12 माह तक होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12, व्यायाम की अस्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी जो व्यायाम करते हैं उसका यानी हड्डियों के ऊपर अस्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपने घर पे बताना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगा के रखना है। व्यायाम हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, इस संस्थानों पे, ऐसे सिस्टम्स पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रश्न नंबर 12 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, जोड़ों के तंतु मजबूत होते हैं। यानी जो जितने भी जॉइंट्स होते हैं और जॉइंट्स के जो तंतु यानी जो फाइबर होते हैं जो उन पे यहाँ पे मजबूती आ जाती है। लिगामेंट्स हो गए यानी उपास्थि हो गई, वो जॉइंट्स के अंदर है वो सबसे ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा दोस्तों, व्यायाम का मांसपेशियों पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? नहीं यानी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे मसल्स पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है वो अपने को यहाँ पे बताना है। दोस्तों यहाँ पे अपन ने देखा अस्थि संस्थान पर जितने भी जॉइंट्स होते हैं, दो हड्डियाँ एक दूसरे जिस जोड़ पर आकर मिलते हैं उसे जॉइंट कहते हैं। जॉइंटों में जो तंतु होते हैं जैसे लिगामेंट हो गए, साथ ही में जो उपास्थि हो गई कार्टिलेज, वो यहाँ पे मजबूत हो जाती है। लेकिन अब जो मांसपेशी संस्थान पर है वो कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? प्रश्न नंबर 13 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, वो रक्त परिसंचरण कोशिकाओं की संख्या में कमी होती है। यानी जो ब्लड सेल्स होती है उनकी संख्या में कमी नहीं होती है मसल्स पर, वो अपने को यहाँ पे इसका प्रभाव नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखा दोस्तों यहाँ पे, व्यायाम का हृदय पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों अपने को नहीं है वो अपने को यहाँ पे बताना है, नेगेटिव से संबंधित बात अपने को बतानी है। स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, हृदय दर कम होना, हृदय आकार कम होना, हृदय पेशियाँ मजबूत होना। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 में बताना है दोस्तों आपको, व्यायाम का हृदय पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, हृदय का आकार कम होना। यानी व्यायाम करने से हार्ट का आकार है वो बढ़ता है, बल्कि कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों, व्यायाम का रक्त पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों यहाँ पे कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना है। जो ब्लड है, ब्लड पर यानी ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, साथ ही में ब्लड हो गया, उस पर यहाँ पे कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है व्यायाम का, एक्सरसाइज का, वो अपने यहाँ पे बताना है। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, यहाँ पे शेयर और लाइक जरूर करते रहे। और कोई भी दोस्त यहाँ पे एडवांस में आंसर नहीं देगा। कल भी डिसिप्लिन के आधार पर मैंने देखा था आप लोगों ने अच्छा डिसिप्लिन बनाए रखा है, तो वो उसी को अपन को कंटिन्यू मेंटेन रखना है। प्रश्न नंबर 15 में बताना दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, श्वेत रक्त कण खत्म हो जाते हैं। यानी व्यायाम का जो रक्त पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? तो WBC है वो खत्म नहीं होती है, बल्कि ये भी मजबूत हो जाती है, ये भी बढ़ने लग जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 देखा दोस्तों, व्यायाम का श्वसन तंत्र पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, एक्सरसाइज करते हैं तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, व्यायाम तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उस पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 16 के अंदर। और कल सुबह 9 बजे अपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी फर्स्ट पेपर जीके संबंधित, वो जरूर लेना है। आज अपन ने किसी कारणवश बिजी होने के कारण नहीं ली है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ना। यानी व्यायाम करने से CO2 की मात्रा नहीं बढ़ती है, बल्कि CO2 रिलीज ज़्यादा होती है, बाहर आसानी से निकल के आ जाती है, वो अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 17, व्यायाम का पाचन संस्थान पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है? दोस्तों व्यायाम का जो पाचन संस्थान है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम है, उस पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है वो अपने घर पे बताना है। आंतों में विकार उत्पन्न नहीं होते, तत्वों का भंडार बढ़ जाता है, भूख कम लगती है, पाचन क्रिया में सुधार होता है। इजीली दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आप अगर साइकोलॉजिकल बेस्ड अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो इजी क्वेश्चन अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन पूछे भी बहुत जाते हैं। प्रश्न नंबर 17 सही आंसर रहेगा दोस्तों, एक्सरसाइज करने से है वो यहाँ पे भूख कम नहीं लगती है, बल्कि भूख अच्छी लगने लग जाती है, वो अपन यहाँ पे नॉर्मली जानते भी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों, व्यायाम का स्नायु संस्थान पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है वो अपने यहाँ पे बताना है। स्नायु संस्थान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, यानी तंत्रिका तंत्र से संबंधित बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, न्यूरो सिस्टम से बात कर रहे हैं।
व्यायाम का स्नायु संस्थान, जो तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं अपन यहाँ पे, न्यूरो सिस्टम्स के नाम से जानते हैं, उस पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यायाम करने से तंत्रिकाओं के संचरण में बढ़ता है, थकान के अनुभव देरी से होना, प्रतिवर्ती क्रिया की संख्या में बढ़ोतरी, तंत्रिकाओं में संदेश देर से मिलता है। तो दोस्तों याम करने से जो न्यूरो सिस्टम्स है उसके अंदर पर्सन नंबर 18 में ध्यान रखना है वो है अपने को, जो तंत्रिका है, तंत्रिकाओं के जो संदेश यानी इम्पल्स है, वो रिएक्शन है, वो यहाँ पे देने में देरी नहीं होती, बल्कि तुरंत यहाँ पे रिएक्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं वो अपने को यहाँ पे मिलने लग जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 19 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 रहेगा, व्यायाम का ग्रंथि संस्थान पर कौन सा प्रभाव नहीं है। ग्रंथि यानी एंडोक्राइन सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ग्रंथि संस्थान है, अंतःस्रावी संस्थान बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी सिस्टम बोलते हैं, उस पर कौन सा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रंथि से उत्पादित हार्मोन में वृद्धि हो जाती है, ग्रंथि का भार बढ़ जाता है, ग्रंथि की कार्य क्षमता बढ़ती है और इंसुलिन खत्म हो जाता है। प्रश्न नंबर 19 में इजीली अपन समझ पाते हैं दोस्तों। तो सही आंसर रहेगा, व्यायाम करने से जो ग्रंथि संस्थान रहेगा उसमें जो इंसुलिन खत्म हो जाना, ये इंसुलिन खत्म नहीं होता बल्कि ये भी बढ़ता रहता है, और ये किसमें, अग्नाशय ग्रंथि, ध्यान रखना, अग्नाशय ग्रंथि से संबंधित होता है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखिए दोस्तों यहाँ पे, 24 से 48 घंटों में तीव्र गति से भार का कम होने का कारण होता है। यानी ध्यान रखना है दोस्तों, यहाँ पे 24 से 48 घंटे में अगर तेज गति से भार है, भार कम होने लगता है शरीर का, तो वो क्या प्रभाव वो अपने को यहाँ पे होता है वो अपने को यहाँ पे बताना। लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, पानी की कमी, कठिन प्रशिक्षण लेना या फिर उपवास करना। प्रश्न नंबर 20 बताना है दोस्तों, 24 से 48 घंटों में अगर तेज़ी से शरीर का वजन है, भार है, वो कम होने लग जाता है, तो वो अपने को यहाँ पे कौन सी बीमारी महसूस होने लगती है। प्रश्न नंबर 20 में तो वो ध्यान रखना है, पानी की कमी, शरीर के अंदर पानी की कमी होने लगती है, यानी वो डिहाइड्रेशन वो यहाँ पे हो जाता है, वो अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण के नाम से जानते हैं, वो यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखें दोस्तों, नियोजित तरीके से किया गया भार प्रशिक्षण अत्यधिक विकास किस में करता है। यानी सिस्टमेटिक तरीके से अपन अगर ट्रेनिंग लोड लेते हैं तो वो किस में यहाँ पे डेवलपमेंट करता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। मांसपेशी शक्ति में, प्रतिक्रिया समय में, गति में या सहनशीलता। नियोजित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से अगर लोड ट्रेनिंग करते हैं, भार प्रशिक्षण करते हैं, तो किस में यहाँ पे विकास मिलता है, 21 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों मसल्स स्ट्रेंथ, यानी जो मांसपेशियों की जो शक्ति है, वो मांसपेशियों की शक्ति यहाँ पे बढ़ जाती है, मसल स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 22 देखते हैं। लेकिन सभी दोस्तों एक बार क्लास को शेयर और लाइक कर दे, जितने भी दोस्त जुड़े हैं नए वो क्लास को शेयर और लाइक कर दे सभी एक बार। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा यहाँ पे, भार का परगमन होता है। प्रगमन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, भार है, भार का परगमन होता है, वो किस प्रकार होता है। यानी परगमन का मतलब है दोस्तों भार है, यानी लोड है, लोड देते हैं अपन, ट्रेनिंग करवाते हैं खिलाड़ी को ऊपर, जो भार देते हैं, भार का मतलब दोस्तों यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करवाने से होता है, चाहे किसी भी वेट के साथ करवा ले या फिर लगातार अपन बार बार 100 मीटर की दौड़ करवाते हैं तो वो भी लोड ही हो जाता है। तो भार का परगमन है, लोड देते हैं, वो किस प्रकार दे सकते हैं, रेखीय, चरणबद्ध या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 22 में बताना। तो दोस्तों खिलाड़ी को जो ट्रेनिंग करवाई जाती है उसमें जो भार का प्रशिक्षण दिया जाता है वो यानी लीनियर, रेखीय में वो होता है, और सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप भी होता है। तो दोनों यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे अपने को यहाँ पे फैक्ट याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा गया क्वेश्चन भी रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 देखे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 रहेगा, निम्न में से किस काल में तकनीकी व स्थिरता परक आधार का निरूपण होता है। यानी टेक्निक की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, और साथ ही में उसमें यानी स्टेबिलिटी आ जाती है, टेक्निक सीखने भी लग जाता है। वो कौन सा यहाँ पे काल रहेगा, फेज रहेगा, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 23 में बताना है तो कौन सा यहाँ पे फेज रहने वाला है। तो सही आंसर रहेगा 23 के अंदर, वो ध्यान रखना है टेक्निक और जो स्थिरता परक है वो तैयारी काल, प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट के अंदर यहाँ पे ध्यान रखना है, डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 देखो दोस्तों यहाँ पे, कौन सी अवधि में लक्ष्यों की प्राप्ति मुख्य उद्देश्य होता है। लक्ष्य यानी जो टारगेट अपन बना रखे हैं
जैसे ओलंपिक जीतना, ओलंपिक के अंदर मेडल लाना, या फिर कोई भी ऐसे चैंपियनशिप जीतनी है, तो वो यहाँ पे लक्ष्य की प्राप्ति वो कौन सा उद्देश्य है, वो कौन सी अवधि में होता है, कौन से फेज के अंदर होता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। अगर दोस्तों थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग लगाते हैं तो आप पीरियोडाइजेशन से संबंधित इजी क्वेश्चन कर सकते हैं। पीरियोडाइजेशन से संबंधित प्रश्न नंबर 24 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे जो लक्ष्य प्राप्ति किस में करते हैं, तो वो प्रतियोगिता के दौरान यानी प्रतियोगिता काल के दौरान है, वो अपने यहाँ पे लक्ष्य प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 देखें दोस्तों। यहाँ पे गामा की योग्यता, मोटर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। गामा की योग्यता की पुनः प्राप्ति की अवधि कौन सी होती है, यानी पुनः प्राप्ति की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जितने भी गामा मोटर कंपोनेंट्स है, गामा की योग्यता होती है, वो 5 प्रकार की होती हैं। स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेशन एबिलिटी के नाम से अपन जानते हैं। तो वो उनकी पुनः प्राप्ति, दोबारा प्राप्ति वो कब करते हैं? तो दोस्तों प्रतियोगिता खत्म हो जाती है, प्रतियोगिता के दौरान में खत्म हो जाता है, और खत्म होने के बाद में कौन सा काल आता है, तो वो यहाँ पे प्रश्न नंबर 25 में ध्यान रखना है, संक्रमण काल, जिसे अपन क्षतिपूर्ति काल के नाम से जानते हैं, उसके अंदर यहाँ पे पुनः प्राप्ति की जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 देखें दोस्तों। अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक दौड़ प्रतिस्पर्धा में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, यानी हाई एल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अधिक ऊंचाई पर 1 मिनट से अधिक अगर दौड़ स्पर्धा करती है, उसमें जो प्रदर्शन है वो महत्वपूर्ण रूप से किससे प्रभावित होता है? कुल बैरोमीटर के दबाव में कमी आ जाती है, ऑक्सीजन के आंशिक दबाव में कमी होती है, पेशी को ऑक्सीजन उपलब्धता में कमी रहती है, या फिर उपरोक्त सभी प्रश्न नंबर 26 में बताना है। यानी जो ऊंचाई पर अपन व्यायाम करते हैं, कोई प्रतियोगिता करते हैं, उसमें अपना जो प्रदर्शन है वो किस प्रकार प्रभावित होता है, तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 26 के अंदर उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी के कारण है वो यहाँ पे प्रतियोगिता के दौरान अपना प्रदर्शन पर प्रभाव दिखाई देता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27, निम्न में से बाह्य भार किससे संबंधित है? बाह्य भार यानी एक्सटर्नल लोड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। लोड 2 प्रकार का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल होता है वो खुद की मांसपेशियों से संबंधित होता है, खुद का शरीर का लोड होता है, और एक्सटर्नल लोड कोई भी बाह्य वस्तु के साथ एक्सरसाइज करवाते हैं, जैसे कोई अपन किसी आयरन बैग के साथ करवा लिए, किसी वेट के साथ करवा लिए, तो वो यहाँ पे एक्सटर्नल लोड होगा। तो यहाँ पे निम्न में से बाह्य भार किससे संबंधित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। भार का परिमाण, व्यायाम की गुणवत्ता, भार की तीव्रता, या फिर उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 27 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उपरोक्त सभी है, उससे संबंधित यहाँ पे बाह्य है वो भार प्रशिक्षण रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों। खेल संबंधी परफॉर्मेंस में किस प्रकार सुधार लाया जा सकता है, यानी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, उसमें किस प्रकार अपन सुधार ला सकते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रशिक्षण से, अभ्यास से, तकनीकी ज्ञान से, या फिर उपरोक्त सभी से। प्रश्न नंबर 28 में बताना है खेल संबंधी परफॉर्मेंस है, खेल का जो प्रदर्शन है उसमें किस प्रकार सुधार ला सकते हैं, तो सही आंसर रहेगा 28 के अंदर उपरोक्त सभी। इसमें क्या कारण है दोस्तों? ट्रेनिंग लेते ही हैं अपन, यहाँ पे अभ्यास करते हैं कंटिन्यू, और यहाँ पे टेक्निक की भी अपने को नॉलेज होता है, तो अपन यहाँ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, मैक्रोसाइकिल योजना में निम्न में से पहला कार्य क्या होता है? मैक्रो की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। जो सबसे बड़ा चक्र होता है, ध्यान रखना है, पीरियोडाइजेशन का सबसे बड़ा चक्र मैक्रो चक्र, सबसे छोटा माइक्रो, फिर मेजो, और फिर लास्ट में मैक्रो सबसे बड़ा चक्र होता है। उसमें सबसे पहला कार्य है वो क्या होता है, वो अपने घर पे बताना है। लोड डायनेमिक्स का निर्धारण, मेजोसाइकिल की व्यवस्था, लक्ष्य और उपलक्ष्यों का निर्धारण, या प्रदर्शन का पूर्वानुमान या निर्धारण। 29 बताना है। मैक्रोसाइकिल के अंदर जो सबसे पहला कार्य किया जाता है वो अपने यहाँ पे 29 का सही आंसर रहेगा प्रदर्शन का पूर्वानुमान और निर्धारण, यानी जो प्रदर्शन कर रहे हैं अपन यहाँ पे उसका जो पूर्वानुमान है वो, और उसमें जो कमी है उसका निर्धारण अपन यहाँ पे कर लेते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30 देगा दोस्तों। यहाँ पे प्रदर्शन में वृद्धि मुख्यतया किसको छोड़कर निर्भर करती है? प्रदर्शन है वो डेमोन्स्ट्रेशन अपन देते हैं, मान लो प्रदर्शन करते हैं अपन यहाँ पे, उसमें जो वृद्धि है, परफॉर्मेंस है, उसमें मुख्यतः किसको छोड़कर निर्भर करती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। कोचिंग पद्धतियों में सुधार से, उच्च कोटि की तकनीक और युक्ति का प्रवर्तन, समुचित रखरखाव वाली सुविधाएं, या फिर बेहतर पोषक सहायता। प्रदर्शन है वो उसमें वृद्धि हो सकती है, किसको छोड़कर, वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 30 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सिवाय समुचित रखरखाव वाली सुविधाएं हैं, यानी जो बेटर परफॉर्मेंस सुविधाएं हैं उनको छोड़कर अपना प्रदर्शन है वो अच्छा हो सकता है। कोचिंग पद्धतियों में अच्छा हो सकता है, उच्च कोटि की टेक्निक और स्किल सीखने से भी अच्छा होता है, और पोषक
तत्व तो बेहतर होना ही चाहिए, डाइट प्लान तो अच्छा होना ही चाहिए, तब जाके अपना प्रदर्शन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों यहाँ पे, लघु तैयारी अवधि आमतौर पर अधिक लंबे समय तक के लिए उच्चतम कार्य प्रदर्शन की पर्याप्त स्थिति पैदा करती है। ये कथन किसका है? लघु तैयारी की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पे, यानी लघु तैयारी अवधि है वो आमतौर पर लंबे समय तक के लिए उच्च प्रदर्शन, हाई परफॉर्मेंस के लिए स्थिति पैदा करती है। वो यहाँ पे किसके द्वारा बताया गया है, या ये कथन है, ये सत्य है, असत्य है, या सही संभावित है, वो अपने यहाँ पे बताना है। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 30 को मैं इजी वे में समझा देता हूँ आपको। मतलब अपन धीरे धीरे किसी चीज़ को अगर प्रशिक्षण ले रहे हैं तो वो लंबे समय बाद अपने प्रदर्शन में क्या प्रभाव डालेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 31 बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, लघु तैयारी अवधि आमतौर पर अधिक लंबे समय तक के लिए उच्चतम कार्य प्रदर्शन के लिए पर्याप्त स्थिति पैदा करती है। ये गलत है, क्योंकि जो लघु तैयारी करते हैं अपन छोटे समय के लिए तैयारी कर लेते हैं, और वो अपने यहाँ पे लंबे समय के लिए क्या करती है, प्रदर्शन में सुधार नहीं दे सकती है। ये स्थिति यहाँ पे गलत होगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, प्रशिक्षण के किस भाग में समूह प्रशिक्षण योजनाओं का इस्तेमाल बड़ी संख्या में एथलीटों को प्रशिक्षण सुविधाओं के अधिकतम उपयोग करने के लिए किया जाता है? दोबारा देखिए दोस्तों यहाँ पे, प्रशिक्षण के किस भाग की, यानी जो ट्रेनिंग करते हैं उसमें कौन सा फेज है जिसमें ग्रुप प्रशिक्षण ज़्यादा योजनाओं का इस्तेमाल बड़ी संख्या में एथलीटों को प्रशिक्षण सुविधाओं के अधिकतम उपयोग के लिए किया जाता है? प्रारंभिक स्थिति में, बिल्डअप स्थिति, या प्रतियोगिता स्थिति, या संक्रमण स्थिति? 32 में बताना है। और ईजी से दोस्तों आप अनुमान भी लगा सकते हैं, ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। वो प्रारंभिक, यानी जो प्रीपरेटरी फेज होती है, प्रारंभिक अवस्था होती है, वो यहाँ पे क्या हो रहेगी, उसमें अपन लंबे ग्रुप समूह के अंदर जो एथलीट हैं उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी अवस्था में खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता कम होने लगती है? कौन सी यहाँ पे फेज है जिसमें खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता है वो कम होने लगती है, परफॉर्मेंस जो कैपेसिटी है उसके अंदर वो कम होने लगती है? वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 33 के अंदर। और सभी दोस्त क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर और लाइक करते रहे। शेयर और लाइक करने में आपका कमी ना रखे दोस्तों। सुबह 9 बजे भी आपको जीके वाली क्लास में जरूर जुड़ना है। आज अपन ने क्लास नहीं ली थी किसी व्यस्तता के कारण। प्रश्न नंबर यहाँ पे 33 सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सी अवस्था में खिलाड़ी की प्रदर्शन क्षमता कम होने लगती है? तो अत्यधिक भार और निम्न भार दोनों के कारण हो सकती है दोस्तों। अगर खिलाड़ियों को अपन ज़्यादा लोड दे देते हैं शुरुआत के अंदर तो भी प्रदर्शन गिरेगा, और या फिर कम लोड देकर अपन ट्रेनिंग कराते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, तो भी प्रदर्शन क्षमता गिरेगी। तो अपने को सिस्टमेटिक लोड देना है, एक लीनियर और एक स्टेप बाई, यानी रेखीय और चरणबद्ध तरीके से लोड देते रहना है, ना कि कभी ज़्यादा और या बिल्कुल ही कम। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 रहेगा यहाँ पे, मीजोसाइकिल की अवधि होती है दोस्तों। यहाँ पे मीजोसाइकिल की अवधि कितनी होती है वो अपने क्या पे बताना है। इससे पहले अपन ने देख लिया था मैक्रोसाइकिल की अवधि कितनी होती है। मैक्रोसाइकिल की अवधि अपन ने बताया था 12 माह तक होती है, जो सबसे बड़ा चक्र होता है। अब पूछा गया है मीजोसाइकिल की अवधि कितनी होती है दोस्तों। अगर महीने की बात करें लगभग 3 माह तक होती है, ध्यान रखना 3 माह तक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे सप्ताह के अंदर दिया गया है प्रश्न नंबर 34 में। तो वो यहाँ पे मीजोसाइकिल की अवधि, मीजो जो चक्र है उसकी अवधि 4 से 6 सप्ताह यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे 3 माह भी हो सकती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 रहेगा, भार का निम्न में से किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है? यानी भार का मतलब लोड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। भार का मतलब वजन नहीं है, लोड है। लोड का मतलब खिलाड़ी को ज़्यादातर मेहनत करवाते हैं वो लोड ही होती है। भार का निम्न में से किसके प्रदर्शन पर मिश्रित प्रभाव पड़ता है? छोटे बच्चों पर, किशोरों पर, उच्च खिलाड़ी पर, या फिर वयस्क व्यक्ति पर? प्रश्न नंबर 35 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों, भार का जो मिश्रित प्रभाव पड़ता है वो यहाँ पे किशोर यानी एडल्ट के अंदर, जो किशोर हो जाते हैं, वयस्क व्यक्ति एडल्ट हो जाते हैं, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों। यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में अवधिकालीनता चक्र की विशेषताओं में क्या सम्मिलित है? उत्कृष्ट मतलब यहाँ पे जो टैलेंटेड खिलाड़ी होते हैं उनकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे।
तो दोस्तों यहाँ पे उत्कृष्ट खिलाड़ियों के संदर्भ में अवधिकालीनता चक्र की विशेषता में क्या सम्मिलित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न नंबर 36 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और जो सही आंसर रहेगा बहुस्तरीय अवधिकालीनता होनी चाहिए उनकी, बहुस्तरीय यानी मल्टीपल यहाँ पे क्या होनी चाहिए, उसकी पीरियोडाइजेशन होनी चाहिए, मल्टीपल पीरियोडाइजेशन, जिसमें वो एशियाई, कॉमनवेल्थ, साथ ही में ओलंपिक, ये इनसे संबंधित प्रतियोगिताएं एक साथ वो कर सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, निम्न में से प्रशिक्षण भार का संबंध है, यानी ट्रेनिंग लोड है, इसका संबंध किससे वो अपने यहाँ पे बताना है। प्रशिक्षण भार में अवस्थापन, अवधिकालीनता, रिकवरी या फिर उपरोक्त सभी। जो प्रशिक्षण भार है, जो ट्रेनिंग लोड है, इसका संबंध किससे रहेगा। तो दोस्तों सबसे पहले अपन खिलाड़ी को ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग देने के बाद में उसको डिवाइडेशन करते हैं, फिर उसको यहाँ पे ट्रेनिंग करवाते रहते हैं, लास्ट में उसकी प्रतियोगिता संबंधित होती है, फिर उसको रिकवरी देते हैं, फिर वापस से ट्रेनिंग आ जाती है, तो ये चलता रहता है। तो प्रश्न नंबर 37 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी है, वो यहाँ पे ट्रेनिंग लोड से संबंधित, प्रशिक्षण भार से संबंधित रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, खेलों में न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा है। न्यूनतम अवधि की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, न्यूनतम अवधि का प्रशिक्षण चक्र कौन सा है। दोस्तों मैंने 3 यहाँ पे चक्र बताए, अवधिकालीनता, पीरियोडाइजेशन है। पीरियोडाइजेशन में 3 चक्र पाए जाते हैं, 3 साइकिल होते हैं, सबसे छोटा माइक्रो, उससे बड़ा मीजो और सबसे बड़ा यहाँ पे मैक्रो होता है। तो प्रश्न नंबर 38 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है, माइक्रो चक्र होता है, वो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे छोटा चक्र होता है और सबसे बड़ा मैक्रो चक्र होता है, और जो मध्यम चक्र होता है 3 माह तक 4 से 6 सप्ताह वाला, वो यहाँ पे मीजो चक्र होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 39, माइक्रो चक्र की अवधि है वो कितनी होती है। माइक्रो चक्र जो सबसे छोटा चक्र होता है, माइक्रो चक्र, उसकी अवधि कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 39 में। दोस्तों 4 से 6 सप्ताह का जो चक्र होता है वो मीजो चक्र होता है, जो मध्यम चक्र होता है, जिसे अपन 3 माह का भी बोल सकते हैं, और जो 12 माह तक का चक्र होता है वो मैक्रो चक्र होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे जो माइक्रो चक्र है उसकी अवधि यहाँ पे 5 से 10 दिन, प्रश्न नंबर 39 में 5 से 10 दिन का सबसे छोटा चक्र माइक्रो चक्र कहलाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए दोस्तों यहाँ पे, नौसिखिए खिलाड़ी में किसी कौशल के अधिग्रहण की प्रक्रिया होती है। नौसिखिया यानी बिगिनर्स होते हैं, बिगिनर्स जो नौसिखिया होते हैं, जो ताज़ा खिलाड़ी आते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं अपन, छोटे खिलाड़ियों को ही, उसे अपन बिगिनर्स है, नौसिखिया खिलाड़ी कहते हैं। तो उसमें जो कौशल के अधिग्रहण यानी स्किल की जो सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो कैसी रहेगी वो अपने क्या पे बताना, प्रश्न नंबर 40। तो दोस्तों यहाँ पे जो बिगिनर्स होते हैं, नौसिखिया खिलाड़ी होते हैं, उसमें जो टेक्निक स्किल सिखाई जाती है उसकी जो सीखने की क्रिया है, अधिग्रहण है, वो मंद रहेगी, शुरुआत में धीमी रहेगी, वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, एक प्रक्रिया जो वैज्ञानिक और शैक्षणिक सिद्धांतों पर आधारित है, जिसे उच्च कार्य निर्वहन के लिए अपनाया जाता है, कौन सी वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी एक वैज्ञानिक और शैक्षिक सिद्धांतों पर आधारित जिसे उच्च कार्य यानी हाई परफॉर्मेंस के लिए अपनाया जाता है, वो कौन सी तकनीक रहेगी। प्रशिक्षण भार, शीतलन, शिक्षण या फिर कौशल, प्रश्न नंबर 41 बताना है। दोस्तों यह वैज्ञानिक होती है, साथ ही में सिद्धांतों प्रिंसिपलों पर निर्भर होती है, और इसके द्वारा अगर दिया जाता है तो उसके परफॉर्मेंस में हाई परफॉर्मेंस वो कर पाता है उसके प्रदर्शन में, तो ये प्रशिक्षण भार कहलाएगी, ट्रेनिंग लोड के नाम से वो जानी जाएगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, सामान्य से ज़्यादा तनाव व प्रशिक्षण भार की प्रशिक्षण में आवश्यकता होती है, वो अपने यहाँ पे बताना है। यानी सामान्य से ज़्यादा तनाव, ये वह प्रशिक्षण भार, ट्रेनिंग लोड की जो प्रशिक्षण में आवश्यकता होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। तनाव से मुक्ति, कौशल शिक्षण, दक्षता या अनुकूलन, 42 में बताना है। दोस्तों अपन सामान्य से ज़्यादा किसी को तनाव देते हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, साथ ही में उसको ट्रेनिंग लोड भी ज़्यादा दे रहे हैं, तो वो यानी प्रशिक्षण है वो क्या कहलाएगा, तो उसे अपन यहाँ पे अनुकूलन, लोड अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं, वो उसका शरीर है उसी अकॉर्डिंग ढल जाता है, तो वो लोड यानी लोड अडेप्टेशन कहलाएगा, भार अनुकूलन कहलाएगा। और ये प्रश्न शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 के अंदर 3rd ग्रेड के अंदर पूछा गया था, ये अपने को फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 43, निम्न में से 80-90% तीव्रता किस प्रशिक्षण विधि में होती है। यानी 80% से 90% की तीव्रता यानी इंटेंसिटी है
वो किस ट्रेनिंग प्रशिक्षण विधि है, ट्रेनिंग विधि है, उसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है, वो अपने को बताना है। विस्तृत अंतराल विधि, पुनरावृत्ति विधि, सघन अंतराल विधि या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 43 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे सघन अंतराल विधि है, उसके अंदर है वो यहाँ पे 80 से 90% तीव्रता या इंटेंसिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 44, खेलों में शिखर प्रदर्शन आधारित है। खेलों के अंदर शिखर प्रदर्शन है वो किस पर आधारित है, वो अपने क्या पे बताना है। यानी स्पोर्ट्स के अंदर शिखर प्रदर्शन का मतलब हाई परफॉर्मेंस है वो किस पर आधारित रहेगा, वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रशिक्षण पर, आहार पर, मनोवैज्ञानिक सीमाएं या उपकरण। दोस्तों यहाँ पे खेलों में शिखर प्रदर्शन है वो यहाँ पे किस पर आधारित रहेगा, प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग पर आधारित रहेगा, वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 45, अधिकतम भार, अधिकतम सामान्य भार को कहते हैं। यानी मैक्सिमम जो सामान्य लोड होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, वो अपने यहाँ पे बताना है। अधिकतम सामान्य भार को कहते हैं अधिकतम भार, न्यून भार, मल्टीपल लोड या फिर क्रेस्ट भार। मैक्सिमम नॉर्मल लोड होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, प्रश्न नंबर 45 में बताना है और सही आंसर रहेगा यानी क्रेस्ट भार। इसे अपन क्रेस्ट भार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 46 देखें दोस्तों यहाँ पे, अधिभार के सिद्धांत है। अधिभार जिसे अपन ओवरलोड के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना, अधिभार जिसे अपन इंग्लिश में ओवरलोड के नाम से जानते हैं, ओवरलोड। तो ओवरलोड के यहाँ पे सिद्धांत है, भार अधिकतम हो, दावा के सामर्थ्य अनुसार होना चाहिए, भार सामान्य से अधिक हो या शारीरिक वजन के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न नंबर 46 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों, भार है वो सामान्य से अधिक होना चाहिए। जो नॉर्मल अपन ट्रेनिंग करवाते हैं उससे थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग करवाएंगे तो वो अधिभार की श्रेणी में आएगा और लोड की श्रेणी के अंदर आ जाता है। प्रश्न नंबर 46 के अंदर सही आंसर रहेगा, भार सामान्य से अधिक होना चाहिए, ऑप्टिमम होना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण की अवधिकालीनता से संबंधित नहीं है। यानी खेल की जो अवधिकालीनता है, पीरियोडाइजेशन है, उससे संबंधित कौन सा नहीं रहेगा, वो अपने क्या पे बताना। कॉन्सेप्चुअल प्लान, माइक्रो साइकिल, मीजो साइकिल या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 47 बताना है। दोस्तों मैंने बताया था अवधिकालीनता में 3 चक्र होते हैं, एक होता है माइक्रो, दूसरा मीजो और लास्ट में होता है वो मैक्रो। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 47 सही आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, अवधिकालीनता से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इनमें से तो दोस्तों यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, तो ये सभी क्या है, अवधिकालीनता से संबंधित रहेंगे। तो इसका सही आंसर यहाँ पे इनमें से कोई नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 रहेगा यहाँ पे प्रशिक्षण चक्र, यानी जो प्रशिक्षण है चक्र है, ट्रेनिंग साइकिल है, उन निम्न में से प्रथम पद होना चाहिए। प्रशिक्षण चक्र में प्रथम पद है, प्रथम स्टेप है, वो कौन सा होना चाहिए, वो अपने क्या पे बताना है। प्रशिक्षण देना, लक्ष्य निर्धारण, पुनर्निवेशन या मूल्यांकन। प्रश्न नंबर 48 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है। प्रशिक्षण चक्र का जो पहला चक्र होता है, पद होता है, स्टेप, वो लक्ष्य निर्धारण, लक्ष्य को ध्यान में रखकर, यानी ओलंपिक है या फिर ऐसे खेल है या फिर नेशनल गेम है, उसके अकॉर्डिंग ही अपन यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं, वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 49 रहेगा। थोड़ा सा मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ वापस से। देखिए दोस्तों दोबारा से, भार में विशिष्टता के सिद्धांतों के अनुसार साइकिलिस्ट को क्या करना चाहिए। भार में विशिष्टता, दोस्तों मैं बार बार बता रहा हूँ, भार का मतलब यहाँ पे वजन से नहीं है, बल्कि जो कार्य करवाया जाता है उसका अनुपात होता है, उसे अपन भार के नाम से जानते हैं। तो भार में विशिष्टता के सिद्धांतों के अनुसार साइकिलिस्ट को क्या करना चाहिए, साइकिलिंग, प्लायोमेट्रिक प्रशिक्षण, वजन प्रशिक्षण या फिर उच्च स्थान पर प्रशिक्षण। 49 बताना है दोस्तों यहाँ पे और सही आंसर रहेगा दोस्तों, साइकिलिस्ट होता है उसे अपन वेट ट्रेनिंग करवानी चाहिए, वजन ट्रेनिंग करवानी चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए दोस्तों, खेलों में मनोभावनाओं के प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मनोभावनाओं यानी साइकोलॉजिकल बेस, इमोशंस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। खेलों में जो इमोशंस होते हैं, इमोशंस के ट्रेनिंग की कौन सी सर्वोत्तम विधि रहेगी।
अवरोधन, पुनर्निर्देश, उदात्तीकरण या दमन। प्रश्न नंबर 50 में बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 50 का वो रहेगा उदात्तीकरण। जो इमोशंस होते हैं उदात्तीकरण यहाँ पे सबसे अच्छी यहाँ पे सर्वोत्तम विधि रहेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 51, इनमें से अतिभार के लक्षणों से संबंधित है। अतिभार का मतलब यहाँ पे ओवरलोड की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे ओवरलोड से जो शरीर के अंदर ज़्यादा अपन प्रशिक्षण करवा देते हैं तो शरीर पे कौन से अपने को यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलते हैं वो अपने को यहाँ पे बताना है। शारीरिक, निष्पादन, कार्यकीय या फिर सभी। ओवरलोड की बात कर रहे हैं, अतिभार से संबंधित है 51 के अंदर, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपरोक्त सभी। खिलाड़ी को अगर ओवरलोड मिल जाता है तो उसके जो कार्य करने का जो तरीका है निष्पादन उसमें अपने को पता लग जाता है, शरीर पर प्रभाव नजर आता है, और जो कार्य किए हैं उसके अंदर के जो अंग हैं उनमें भी अपने को यहाँ पे प्रभाव नजर आने लगता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 52, प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड की बात कर रहे हैं का परिणाम किस पर निर्भर करता है। प्रशिक्षण भार है उसका परिणाम है वो किस पर निर्भर करता है। खिलाड़ी की आयु, प्रशिक्षण चक्र का प्रकार, भार आयतन या प्रशिक्षण समय। प्रशिक्षण भार का परिणाम किस पर निर्भर करेगा प्रश्न नंबर 52 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे भार का आयतन। जो लोड का जो डेंसिटी है, आयतन है, उस पर निर्भर करेगा कि खिलाड़ी को कितनी देर कार्य करवाया जा रहा है, उसके आधार पर ही प्रशिक्षण भार शरीर पर परिणाम दिखाई देगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 53, प्रश्न नंबर 53 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अधिक भार प्रशिक्षण करने से मांसपेशियों को बढ़ाना क्या कहलाता है। अधिक भार का मतलब ओवरलोड की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। ओवरलोड देके यानी ज़्यादा वजन उठा के अपन मांसपेशियों में जो बढ़ाते हैं, मसल्स को अपन बढ़ा लेते हैं, वो क्या कहलाता है। जिस प्रकार अपन जिम में जाके वेट ट्रेनिंग करते हैं फिर मसल्स को बढ़ाते हैं तो वो क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 53 बताना है दोस्तों, और सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन मांसपेशी की हाइपरट्रोफी, मसल्स की हाइपरट्रोफी कहते हैं, क्योंकि मसल्स होती है वो एक्सरसाइज करने से मोटी हो जाती है तो वो मसल्स हाइपरट्रोफी कहलाएगी। मसल्स का कम होना वो हाइपोट्रोफी, और मसल्स लगातार कम होती है तो वो एट्रोफी की श्रेणी के अंदर आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 54 में देखिए, निम्न में से बाह्य भार की मात्रा का संबंध किससे। बाह्य भार की बात वही क्वेश्चन आ गया दोस्तों, रिपीट हो गए, यानी एक्सटर्नल लोड की बात कर रहे हैं, वो इसका संबंध किससे। भार आयतन, भार की तीव्रता या फिर व्यायाम की गुणवत्ता, या उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 54 में बताना है। रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, पहले भी पूछा गया था, थोड़ा सा ध्यान लगाया है। तो यहाँ पे भार आयतन जो डेंसिटी के नाम से जानते हैं, भार की तीव्रता इंटेंसिटी, और जो व्यायाम की गुणवत्ता है एक्सरसाइज की जो यहाँ पे सिस्टमेटिक है वो उससे संबंधित है, यानी उपरोक्त सभी पर यहाँ पे बाह्य लोड डिपेंड करता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 55, इनमें से भार वृद्धि के सिद्धांत के रूप में संबंधित है। भार वृद्धि यानी जो लोड की जो वृद्धि है उसमें कौन सा यहाँ पे सिद्धांत संबंधित रहेगा। असमानता विधि, परावर्तित विधि या रेखा विधि या भार अनुक्रम। प्रश्न नंबर 55 बताना दोस्तों यहाँ पे। तो मैंने बताया था दोस्तों, लोड है, लोड दो प्रकार से अपन खिलाड़ी को भार दे सकते हैं, एक लीनियर यानी रेखीय, और दूसरा यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यानी चरणबद्ध। तो यहाँ पे इसमें कौन सा रहेगा, रेखीय विधि रहेगी भार देने की। रेखीय विधि हो सकती है लोड देने की, और दूसरी यहाँ पे चरणबद्ध जिसे अपन स्टेप बाय मेथड कहते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 56, प्रशिक्षण भार को ज्ञात करने की वस्तुनिष्ठ माध्यम कौन सा है। प्रशिक्षण भार यानी ट्रेनिंग लोड दे रहे हैं अपन खिलाड़ी को, तो उसको ज्ञात करने का वस्तुनिष्ठ है माध्यम है वो कौन सा है। वो अपन खिलाड़ी को देखकर पता लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी को सही तरीके से ट्रेनिंग मिली है नहीं, या फिर ट्रेनिंग दी गई है तो उसका प्रभाव किस प्रकार अपने को सही है या नहीं। वस्तुनिष्ठ की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सूखे होठ, अनिद्रा, चक्राना, ऑक्सीजन का उपयोग। प्रश्न नंबर 56 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑक्सीजन का उपयोग। यानी खिलाड़ी है वो ऑक्सीजन के उपयोग किस प्रकार कर रहा है, उसको समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा लेने के अंदर, तो इस प्रकार अपन अनुमान लगा सकते हैं कि उसका जो प्रशिक्षण ट्रेनिंग लोड दिया गया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, प्रदर्शन में बढ़ोतरी करने के लिए निम्न प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी को प्रारंभ में किस में भाग लेना चाहिए। यानी प्रदर्शन में जो परफॉर्मेंस है उसमें अगर वो खिलाड़ी बढ़ोतरी चाहता है, हाई परफॉर्मेंस चाहता है, तो उसमें प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी को प्रारंभ में किस स्टेज में भाग लेना चाहिए।
मुख्य प्रतियोगिता में, निर्माण प्रतियोगिता में, मेजर प्रतियोगिता या माइनर प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर 57 बताना है दोस्तों यहाँ पे, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे निर्माण प्रतियोगिता है, उसके अंदर खिलाड़ी को भाग लेना चाहिए, तब जाके उसकी प्रदर्शन में बढ़ोतरी यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 58, सबसे उच्च स्तरीय खिलाड़ी का प्रशिक्षण किस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दिया जाता है, वो अपने यहाँ पे बताना है। सबसे उच्च स्तरीय खिलाड़ी है, उसका जो प्रशिक्षण है वो किस प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को ध्यान में रखकर दिया जाता है, निर्माण प्रतियोगिता, अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता, मुख्य प्रतियोगिता या मेजर प्रतियोगिता। प्रश्न नंबर यहाँ पे 58 में बताना है। तो यहाँ पे जो अच्छा खिलाड़ी होता है, एथलीट होता है, अच्छा एथलीट, उसको यहाँ पे मुख्य प्रतियोगिता है उसको न ध्यान में रखकर ही उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 59, अवधिकालीनता यानी पीरियोडाइजेशन में कौन से काल में खिलाड़ी के प्रशिक्षण में मजबूत आधार निर्माण का उद्देश्य रखा जाता है। ध्यान रखना है दोस्तों, दोबारा से देखिए, अवधिकालीनता यानी पीरियोडाइजेशन में है, उसमें कौन सा यानी फेज रहेगा, काल रहेगा जिसमें खिलाड़ी के प्रशिक्षण के आधार पर मजबूत निर्माण किया जा सकता है। तो संक्रमण काल, तैयारी काल, प्रतियोगिता काल या फिर निर्माण प्रतियोगिता। तो दोस्तों यहाँ पे संक्रमण काल, तो ये तो रेस्ट से संबंधित होता है, प्रतियोगिता काल प्रतियोगिता से संबंधित होगा, उसमें अपन खिलाड़ी को मजबूत थोड़ी बनाते हैं। अब आ गया है तैयारी काल और निर्माण प्रतियोगिता। तो प्रश्न नंबर 59 में सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे तैयारी। प्रिपरेटरी फेज होगा, उसके अंदर तैयारी काल होगा, उसमें सबसे ज़्यादा खिलाड़ी को मजबूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 60, प्रतियोगिता की जटिलता से आराम तथा ऊर्जा स्रोतों के पुनर्भरण की अवधि कौन सी होती है। प्रतियोगिता से आराम, प्रतियोगिता से जो लोड है उससे आराम, और फिर पुनः जो ऊर्जा है, कैलोरीज है, उनको यहाँ पे पुनः शरीर के अंदर लोड करने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी स्टेज के अंदर, कौन सी फेज में रहेगी। ईजी रहेगा दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आंसर देना। तो प्रश्न नंबर 60 सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे अपन संक्रमण काल या सती पूर्ति काल के नाम से जानते हैं, जिसमें खिलाड़ी है वो प्रतियोगिता के दबाव से दूर हो जाता है और ऊर्जा के जो सोर्स है उनको पुनः शरीर के अंदर लोड करने की कैपेसिटी आ जाती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 61, अवधिकालीनता के निर्धारण में किस अवधि में खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन अवस्था को ध्यान में रखा जाता है। यानी पीरियोडाइजेशन अवधिकालीनता है, उसमें किस अवधि में खिलाड़ी के हाई परफॉर्मेंस स्टेज को अपन ध्यान में रखते हैं, वो अपने पे बताना। संक्रमण काल, पुनर्वास काल, तैयारी काल या फिर प्रतियोगिता काल। इजी रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 61। थोड़ा सा भी अगर दिमाग आपने पीरियोडाइजेशन पढ़ा है तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता काल। यानी प्रतियोगिता टूर्नामेंट फेज रहेगी जिसके अंदर खिलाड़ी है वो उच्च प्रदर्शन करता है, वो अपने पे ध्यान रखना। सभी दोस्त क्लास को एक बार फिर से शेयर और लाइक कर दे, जो भी दोस्त जुड़े हैं क्लास को शेयर और लाइक कर दे एक बार। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 देखे दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 62 रहेगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ मैं एक बार। देखिए दोस्तों 62, खिलाड़ी को उच्च प्रदर्शन की प्राप्ति हेतु जिस व्यवस्थित प्रशिक्षण अवस्था को अपनाया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं। यानी खिलाड़ी को हाई परफॉर्मेंस प्राप्त करने के लिए जो सिस्टमेटिक प्रशिक्षण ट्रेनिंग अवस्था होती है उसको अपन क्या कहते हैं, वो अपने घर पे बताना है। क्लास को शेयर भी करते रहना है दोस्तों सभी को, और सुबह 9 बजे फर्स्ट पेपर जीके से संबंधित अपनी क्लास रहेगी। तो आज अपन ने नहीं ली थी किसी कारणवश, और सुबह कल 9 बजे है वो जीके की क्लास जरूर रहेगी। प्रश्न नंबर यहाँ पे 62 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन अवधिकालीनता पीरियोडाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 63 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 63, इनमें से प्रतियोगिता के लिए प्रत्यक्ष तैयारी के लिए किसे प्रयोग करते हैं। प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट अपन तैयारी करते हैं तो उसके लिए अपन किसे प्रयोग करते हैं, वो अपने घर पे बताना है। रिकवरी काल, माइक्रो चक्कर, प्रतियोगिता से पूर्व मेसो चक्कर या इनमें से कोई नहीं। प्रतियोगिता के लिए प्रत्यक्ष तैयारी के लिए किसे प्रयोग करते हैं, प्रश्न नंबर 63, और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रतियोगिता से पूर्व मेसो चक्र। ध्यान रखना, प्रतियोगिता के पूर्व जो मेसो चक्र है, जो मध्यम चक्र के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 4 से 6 सप्ताह का होता है और महीने में देखें तो 3 माह का होता है, उसको यहाँ पे अपन डायरेक्ट तैयारी उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 64 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 64,
निम्न में से किसको विभिन्न प्रतियोगिताओं के मध्य के अंतराल में प्रयोग किया जाता है? प्रतियोगिताओं के मध्य के अंतराल में प्रयोग करते हैं वो अपने क्या पे बताना है। आराम अवधि, तैयारी काल फास्ट, मध्यवर्ती मेसोचक्र या फिर उपरोक्त सभी। यानी एक से ज़्यादा प्रतियोगिता टूर्नामेंट आ गए, जैसे ओलंपिक आ गया, एशियाई खेल आ गए, उनके बीच में अपन प्रयोग करते हैं वो अपने क्या पे बताना है 64 के अंदर। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, आराम अवधि जिसे संक्रमण काल, क्षतिपूर्ति काल कहते हैं वो भी आता है, तैयारी काल फर्स्ट आता है वो भी आता है, मेसो चक्र है मध्यवर्ती वो भी आता है। तो यानी उपरोक्त सभी है वो यहाँ पे सिस्टमेटिक वापस से बने हुए चक्र रहेंगे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक खिलाड़ी की अवधिकालीनता में किस चक्कर में गतिक योग्यताओं के विकास पर ध्यान दिया जाता है? गतिक मतलब जो उसकी मेन फंडामेंटल होती है, मूवमेंट्स, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन एबिलिटी, उन पर अपन यहाँ पे ध्यान देते हैं। किस चक्कर में बताना है अपने यहाँ पे? एडवांस माइक्रो चक्र, मैक्रो चक्र, प्रतियोगिता चक्र या आधारभूत मेसो चक्र? प्रश्न नंबर 65 में बताना है। तो यहाँ पे बेस मेसो चक्र रहेगा, आधारभूत मेसो चक्र है, उसके अंदर खिलाड़ी की जो गतिक योग्यताएं हैं उनका विकास करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 66। अवधिकालीनता में खिलाड़ी में कौशल की त्रुटियों को सुधारने में किस चक्र का उपयोग किया जाता है? यानी अवधिकालीनता, पीरियोडाइजेशन मैंने 3 प्रकार का बताया था। पीरियोडाइजेशन 3 प्रकार का होता है, माइक्रो, मीजो और मैक्रो। उसमें से कौन सी स्टेज रहेगी जिसमें खिलाड़ी को अपन ट्रेनिंग देते हैं और उसमें जो कमियां हैं उसको दूर कर सकते हैं, कौन सी फेज के अंदर? प्रवीणता मेसो चक्र, प्रतियोगिता पूर्व मेसो चक्र, रिकवरी माइक्रो चक्र या इनमें से कोई नहीं। 66 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रवीणता मेसो चक्र के नाम से उसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखे दोस्तों यहाँ पे सुपर कंपनसेशन से अभिप्राय है। सुपर कंपनसेशन है उससे क्या अभिप्राय है वो अपने यहाँ पे बताना है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 3rd ग्रेड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। सुपर कंपनसेशन से क्या अभिप्राय है? एज इट इज, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों मैंने बहुत बार बताया भी है, सुपर कंपनसेशन जिसे अपन लोड अडेप्टेशन के नाम से जानते हैं। लोड अडेप्टेशन शरीर की उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग शरीर का ढल जाना, लोड अडेप्टेशन। तो सही आंसर रहेगा 67 में। वो यहाँ पे भार अनुकूलन, लोड अडेप्टेशन यहाँ पे सुपर कंपनसेशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 68। सामान्य तौर पर खेल प्रशिक्षण में लंबे समय की योजना होती है। ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे, सामान्य तौर पर खेल प्रशिक्षण स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में लंबे समय की योजना होती है। वैचारिक, कल्पना मात्र, अभ्यास पूर्व या प्रतियोगिता केंद्रित। 68 में बताना है लंबे समय की योजना है वो किसको ध्यान में रखकर बनाई जाती है? तो प्रश्न नंबर 68 सही आंसर रहेगा यहाँ पे प्रतियोगिता केंद्रित। प्रतियोगिता के आधार पर ही अपन लंबे समय की ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग बना सकते हैं, बाकी अपन नहीं बनाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास के बाद सभी दोस्त फिर से शेयर और लाइक कर दें। सभी दोस्त नए जुड़े हैं वो लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, कोई भी बीच में यहाँ पे। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 69 देखें दोस्तों। अवधिकालीनता की प्रक्रिया में कुल अवस्थाएं होती है। अवधिकालीनता यानी पीरियोडाइजेशन है, उसमें कुल कितनी अवस्थाएं स्टेज होती है वो अपने क्या पे बताना है 69 के अंदर। दोस्तों पीरियोडाइजेशन मैंने बहुत बार मैं इसका उपयोग कर रहा हूँ। पीरियोडाइजेशन वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने इसके स्टेज होते हैं? तो 3 यहाँ पे इसके स्टेज रहेंगे 69 के अंदर। सही आंसर रहेगा 3। वो कौन कौन से होते हैं मैंने बता रहा हूँ खूब बार। सबसे छोटा माइक्रो, फिर मीजो और लास्ट में मैक्रो चक्र। तो ये 3 चक्र हो गए, साइकिल हो गए, वो यहाँ पे अवधिकालीनता के पार्ट होते हैं, स्टेज अवस्थाएं होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखें तो मानसिक एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान की मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाला गामक उत्प्रेरक कहलाता है। शारीरिक व मानसिक क्रिया विज्ञान की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी जो मांग की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाने वाले गामक उत्प्रेरक यानी मोटर यहाँ पे उत्प्रेरक की बात कर रहे हैं अपन, वो कौन सा यहाँ पे कहलाता है? प्रश्न नंबर 70 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रशिक्षण भार, जिसे ट्रेनिंग लोड के नाम से अपन जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 देखें दोस्तों यहाँ पे प्रशिक्षण की वार्षिक योजना की तैयारी में अपनाया जाने वाला चरण है। प्रशिक्षण की जो वार्षिक योजना जिसे अपन मैक्रो चक्र के नाम से जानते हैं दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखना है। तो मैक्रो चक्र नाम से जानते हैं, तो उसकी जो तैयारी में अपनाया जाने वाला चरण कौन सा है?
भार सूची का निर्धारण, प्रतियोगिता तिथियों का निर्धारण, मैक्रो चक्र की अवस्था या फिर उपरोक्त सभी। 71 में बताना है प्रशिक्षण की जो वार्षिक योजना बनाते हैं ट्रेनिंग की, जिसे अपन मैक्रो चक्र के नाम से जानते हैं, 12 महीने की होती है, उसकी तैयारी में अपनाया जाने वाला चरण कौन सा है? तो सही आंसर रहेगा 71 का, वो यहाँ पे उपरोक्त सभी। भार सूची का निर्धारण करते हैं, लोड किस प्रकार देना है, ट्रेनिंग किस प्रकार करवानी है, प्रतियोगिता तिथियों का निर्धारण भी रहता है, कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होंगी, और उसी के अंदर यहाँ पे मैक्रो चक्र की व्यवस्था भी अपन करते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 देखिए दोस्तों, इनमें से लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण का मूल्यांकन किसके द्वारा दिया गया है? दोबारा से देखिए, लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण का मूल्यांकन है वो किसके द्वारा यहाँ पे दिया गया है? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, वो रहेगा डी बर्टन के द्वारा। लक्ष्य निर्धारण प्रशिक्षण का मूल्यांकन है, इवोल्यूशन है, वो यहाँ पे डी बर्टन के द्वारा यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों यहाँ पे, अवधिकालीनता यानी पीरियोडाइजेशन के किस काल में ज़्यादा प्रशिक्षण मात्रा परंतु मध्यम तीव्रता को खिलाड़ी को दिया जाता है? प्रशिक्षण तो ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है, लेकिन इसकी रिपीटेशन है वो कम रखी जाती है, वो कौन सा यहाँ पे काल कहलाए? प्रतिस्पर्धा काल, तैयारी काल सेकंड, फर्स्ट, या संक्रमण काल? उसकी ज़्यादा प्रशिक्षण देंगे, उसको अपन ट्रेनिंग ज़्यादा देंगे, लेकिन इसकी जो क्या है तीव्रता है वो कम रखेंगे, तो यहाँ पे कौन सा काल रहेगा? प्रश्न नंबर 73 में तैयारी काल, प्रिपरेटरी फेज फर्स्ट यहाँ पे रहेगा। तो चले दोस्तों, ये अपन यहाँ पे 73 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब अपन यहाँ पे गेम से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं। तो सभी दोस्तों एक बार क्लास को फिर से शेयर और लाइक कर दे, और कल सुबह 9 बजे आप जरूर क्लास के अंदर, मॉर्निंग के अंदर यहाँ पे जो क्लास रहेगी वो जीके से संबंधित रहेगी, उसमें भी जुड़े। तो चले दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, गेम से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। पहला क्वेश्चन रहेगा दोस्तों यहाँ पे, वो देखिए आप, निम्न में से किस भारतीय ने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है? ग्रैंड स्लैम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड स्लैम किससे संबंधित होता है? तो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें 4 टेनिस से संबंधित होता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, टेनिस से होता है। और ग्रैंड स्लैम में कितने जो टूर्नामेंट आते हैं, तो 4 आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। इसी सीक्वेंस में आते हैं, वो अपने को यहाँ पे चारों गेम्स को मिलाकर अपन ग्रैंड स्लैम के नाम से जानते हैं। तो ये किस भारतीय ने जीता है? प्रश्न नंबर 1 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, महेश भूपति ने ये जीता है, ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ग्रैंड स्लैम शीर्षक रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जाना जाता है? बहुत बार अपन ये क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, पर क्वेश्चंस जो प्रश्नोत्तरी करवाते हैं उनमें बार बार अपन ऐसे क्वेश्चंस को लेते हैं, रोनाल्ड गैरोस शीर्षक के नाम से जाना जाता है, वो अपने को यहाँ पे बताना है। और दोस्तों टेनिस से संबंधित जो लेटेस्ट अपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया साल का पहला टूर्नामेंट, फिर आता है फ्रेंच ओपन हो जाता है, तो ये अपने को यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे करंट जीके से संबंधित क्लास नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर देखना, उनसे अपन ने डाल दिया किसने यहाँ पे लेटेस्ट जीता है, वो अपने को यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, फ्रेंच ओपन है, उसे अपन रोनाल्ड गैरोस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, होप मैन कप किस खेल से संबंधित है? होप मैन कप की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो किस खेल से संबंधित है? टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या फिर क्रिकेट? क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, जितने भी नए स्टूडेंट जुड़े क्लास को शेयर कर दिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे, होप मैन कप है वो यहाँ पे टेनिस से संबंधित रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन प्रति वर्ष एक ही स्थान पर नहीं होता है? दोबारा से देखिए दोस्तों यहाँ पे, निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष एक ही स्थान पर नहीं होता है, वो अपने क्या बताना है? विंबलडन कप, फ्रेंच कप, ऑस्ट्रेलियन ओपन या फिर डेविस कप? क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है, और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेविस कप। डेविस कप है वो टेनिस से संबंधित है, लेकिन ये एक स्थान पर नहीं होती है, अलग अलग होती है। बाकी जो ग्रैंड स्लैम के 4 टूर्नामेंट होते हैं, विंबलडन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन, ये चारों अपने निश्चित स्थान पर ही होते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 5,
रोड लवेयर कप का संबंध किस खेल से? दोस्तों दोबारा से देखिए, यहाँ पे गेम्स ट्रॉफी से संबंधित बात है। रोड लवेयर कप है, इसका संबंध किस खेल से है, वो अपने कप पे बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस। टेनिस से संबंधित रहेगा यहाँ पे रोड लवेयर कप। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता प्रत्येक वर्ष सबसे पहले आयोजित होती है? मैंने बताया था दोस्तों, सीक्वेंस में याद रखना है। ग्रैंड स्लैम में है वो 4 प्रतियोगिताएं होती है। ग्रैंड स्लैम है उसमें 4 प्रतियोगिताएं होती हैं, वो चारों का नाम आपको दे रखा है। लेकिन इनमें से सबसे पहले कौन सी होती है? साल के अंदर पहला महीना जनवरी, लास्ट महीना दिसंबर होता है। तो पहले शुरुआत, साल की पहली शुरुआत में कौन सी होगी? तो वो मैंने बताया था ऑस्ट्रेलियन ओपन होगी। उसके बाद में दूसरा नंबर आएगा वो फ्रेंच ओपन का आएगा, फिर विंबलडन का आएगा, और फिर लास्ट में आएगा दोस्तों, वो ध्यान रखना है, यूएस ओपन का आएगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 6 में सही आंसर रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन होती है, वो साल का पहला होता है। इस प्रकार अगर देखें तो 2023 में अपन, और ये कब होता है? तो ये जनवरी महीने में होता है, जनवरी। तो यहाँ पे पहला साल 2023 है, 2023 में जनवरी जा चुकी है, इसलिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका है। और इसका विजेता कौन है? तो वो आप प्ले लिस्ट में जाके करंट अफेयर्स की क्लास देख सकते हो, वो आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, यहाँ पे कौन सी टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन ग्रास कोर्ट पर होता है? वो अपने यहाँ पे बताना है। ग्रास कोर्ट यानी घास की कोर्ट पर होता है। दोस्तों 4 टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएस ओपन। चारों के अपने को टूर्नामेंट कौन सी जगह होते हैं वो अपने यहाँ पे रखा है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन है, दोनों के दोनों, लास्ट वाला और पहला वाला दोनों हार्ड कोर्ट पर होते हैं। साथ ही में जो फ्रेंच ओपन है दूसरा, वो किस पे होगा? क्ले कोर्ट पर। और जो विंबलडन है वो आता है ग्रास कोर्ट पर। तो प्रश्न नंबर 7 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे विंबलडन होती है, वो ग्रास कोर्ट पर आयोजित होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। डबल फॉल्ट शब्द है, और डबल फॉल्ट वो किससे संबंधित रहेगा? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द है वो यहाँ पे टेनिस से संबंधित होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 9 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा, डेविस कप की शुरुआत कब हुई है? वो अपने यहाँ पे बताना है। क्लास को शेयर करते रहे दोस्तों, क्लास को शेयर करने में कमी ना रहिए। और कोई भी दोस्त एडवांस में क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डिसिप्लिन अपने को बनाए रखना है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसी का आंसर टाइप करना है। अगले वाले क्वेश्चन आपको दिखता है तो आप उसका आंसर अपने मन में रखना है। जैसे ही क्वेश्चन का नंबर आता है तुरंत अपने को यहाँ पे आंसर टाइप करना है। तो एडवांस में कोई भी आंसर नहीं देगा, ये अपने को यहाँ पे डिसिप्लिन बनाए रखना है। आशा और उम्मीद करता हूँ आपसे मैं ये। तो प्रश्न नंबर 9 सही आंसर रहेगा दोस्तों, डेविस कप किससे संबंधित है? सबसे पहले तो अपने को ये याद रखना है टेनिस से संबंधित है। और ये कब शुरुआत हुई? तो सन 1900 में, सन 1900 में है वो डेविस कप की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, एस शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों एस शब्द यहाँ पे हिंदी में लिखा है, लेकिन ये ACE ऐसे भी लिखा जा सकता है। और ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूँ, 2013 शारीरिक शिक्षक भर्ती, 2018 शारीरिक शिक्षक भर्ती, दोनों बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो यहाँ पे एस शब्द किससे रहेगा वो यहाँ पे ध्यान रखना। प्रश्न नंबर 10 टेनिस से संबंधित यहाँ पे एस शब्द होता है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, टेनिस खेल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? टेनिस को अन्य किस नाम से? जिस प्रकार अपन टेबल टेनिस को पिंग पोंग, गोसिमा, VFF के नाम से जानते हैं, उसी प्रकार अपन टेनिस को किस नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। टेनिस को अपन जानते हैं जू द पॉम। प्रश्न नंबर यहाँ पे 11 सही आंसर रहेगा, टेनिस को अपन जू द पॉम के नाम से अपन यहाँ पे जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12, विंबलडन ट्रॉफी का प्रारंभ ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप के नाम से कब किया गया था? तो दोस्तों विंबलडन है वो कब शुरुआत की गई थी? अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले साल का पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच, फिर होता है विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस। लेकिन इनमें से अगर उत्पादन यानी उत्पत्ति के अनुसार इनमें सबसे पहले किसको शुरुआत की गई थी, उसकी उत्पत्ति के अनुसार देखें तो सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा रहेगा? वो विंबलडन रहेगा। और सबसे नवीन कौन सा रहेगा? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन रहेगा। तो प्रश्न नंबर 12 और सही आंसर रहेगा 1877 के अंदर है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, विंबलडन यहाँ पे प्रतियोगिता शुरू की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 13, डेविस कप
का प्रारंभ कब हुआ था? दोस्तों डेविस कप की बात कर रहे हैं अपन, जो टेनिस से संबंधित है। इसका प्रारंभ कब हुआ था? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है दोस्तों। डेविस कप का प्रारंभ कब हुआ था? प्रश्न नंबर 13 सही आंसर रहेगा दोस्तों। यहाँ पे सन 1900 का है वो, यहाँ पे डेविस कप की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 14 देखें दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, फेडरेशन कप महिला वर्ग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? दोस्तों यहाँ पे फेडरेशन कप महिला वर्ग के अंदर है, उसका प्रारंभ कब हुआ है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 बताना है दोस्तों आपको, और सही आंसर रहेगा दोस्तों फेडरेशन कप। यानी टेनिस के अंदर महिलाओं का विश्व कप है वो फेडरेशन कप के नाम से जाना जाता है, और इसका जो प्रारंभ है वो 1963 के अंदर किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 15 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, इसका गठन यहाँ पे किस वर्ष हुआ है? यानी ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन है, इसका गठन यहाँ पे किस वर्ष हुआ है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों ये भी टेनिस है, टेबल टेनिस नहीं है। टेबल टेनिस, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस है वो 1926 में हुआ था, लेकिन यहाँ पे टेनिस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो प्रश्न नंबर 15 सही आंसर रहेगा दोस्तों मार्च 1913। मार्च 1913 के अंदर है वो अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ, और उसके 13 साल बाद, यानी मार्च 1913 के अंदर है वो टेनिस महासंघ, और 13 साल बाद है वो 1926 के अंदर है वो यहाँ पे टेबल टेनिस महासंघ। दोनों को अपने को यहाँ पे ऐसे याद रखना है, 13 के बाद में 13 और जोड़ना है तो 26, तो टेबल टेनिस, और 13 के बाद में 13 में हुआ वो टेनिस हुआ है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ जिसकी स्थापना 1913 में हुई है, मार्च 1913, उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है वो अपने क्या पे बताना। 15 क्वेश्चन नंबर 16 बताना दोस्तों आपको। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF की जो स्थापना 1913 में है वो यहाँ पे लंदन इंग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 17, भारतीय टेनिस महासंघ का गठन कब हुआ है? भारतीय टेनिस महासंघ है उसका गठन कब हुआ है वो अपने क्या पे। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ 1913 में इसका गठन हुआ था, लंदन इंग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय भी स्थित है। भारतीय टेनिस महासंघ तो सही आंसर रहेगा दोस्तों सन 1920 के अंदर है वो भारतीय टेनिस महासंघ का गठन किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 18 देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखें दोस्तों, और क्लास को सभी दोस्त शेयर करते रहे। हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट, ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पे हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट कौशल संबंधित है। हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट जो स्किल है, कौशल है, वो किससे संबंधित है वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे हिटिंग ऑन रॉन्ग फुट, ये टेनिस से संबंधित स्किल्स रहेगी दोस्तों, यहाँ पे कौशल रहेगा। नेक्स्ट और आइए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए दोस्तों, टेनिस को ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था? दोस्तों टेनिस की बात कर रहे हैं, उसको ओलंपिक में किस वर्ष शामिल किया गया था वो अपने क्या पता। टेबल टेनिस को है वो कब किया गया था? 1988 में किया गया था सियोल ओलंपिक में, लेकिन यहाँ पे टेनिस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 19 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1896 जो शुरुआत हुई थी आधुनिक ओलंपिक की, उसके अंदर यहाँ पे टेनिस को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए दोस्तों, टेनिस स्पर्धा को ओलंपिक खेलों में पुनः शामिल कब किया गया था? पुनः दोबारा, यानी बीच के अंदर वापस से इसको हटा दिया गया था, वो पुनः कब शामिल किया गया था वो अपने क्या पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना। 1988 के सियोल ओलंपिक में उस वक्त टेबल टेनिस को भी शामिल किया गया था, मैंने बताया था TT को भी शामिल किया गया था, और पुनः दोबारा टेनिस है उसको भी शामिल कर लिया गया था। फर्स्ट बार टेनिस को कब शामिल किया गया था? तो वो 1896 में ही शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 21, ऑस्ट्रेलियन ओपन ट्रॉफी का प्रारंभ कब हुआ? दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन मैंने बताया था 4 टूर्नामेंट होते ग्रैंड स्लैम में, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन। उनमें जो सबसे पुराना है उत्पत्ति के अनुसार वो विंबलडन रहेगा, जो 1877 में इसका शुरुआत की गई थी। और सबसे नवीन कौन सा है? तो वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रश्न नंबर 21 में
तो यहाँ पे 1905 के अंदर ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत की गई थी, जो साल का पहला टूर्नामेंट भी होता है। नेक्स्ट और आ गया प्रश्न नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए दोस्तों, यहाँ पे फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रेंच ओपन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, सबसे पुराना 1877 के अंदर वो था कौन सा, विंबलडन, और सबसे नवीन 1905 में कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन। लेकिन इनके बीच में 2 टूर्नामेंट और बच गए अब, वो अपने को यहाँ पे फ्रेंच ओपन और एक होता है यूएस ओपन। तो फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब हुई थी वो अपने को यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1891 में है वो यहाँ पे फ्रेंच ओपन की यहाँ पे शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 23। यूएस ओपन प्रतियोगिता का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? यूएस ओपन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, वो कब हुआ था? दोस्तों अब देखिए दोस्तों, 4 टूर्नामेंट है, चारों को मैं आपको डेट बता देता हूँ। सबसे पहला साल का पहला टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन, जिसकी शुरुआत 1905 में हुई थी। फिर होता है फ्रेंच ओपन, और फ्रेंच ओपन की अपन ने देख ली है वो 1891 में हुई थी। फिर होता है विंबलडन, तो विंबलडन की शुरुआत है वो 1877 में सबसे पुराना है। और लास्ट में जो सब यूएस ओपन होता है साल का अंतिम टूर्नामेंट 23 में, उसकी शुरुआत 1881 में हुई थी। वो अपने यहाँ पे चारों के चारों की यहाँ पे डेट याद रखनी है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखें तो यहाँ पे टेनिस को राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया था? कॉमनवेल्थ गेम में है वो कब शामिल किया गया था? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 बताना है, कॉमनवेल्थ में टेनिस को है कब शामिल किया गया था? और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 2010 नई दिल्ली के अंदर जो कॉमनवेल्थ आयोजित किए गए थे, 19वें क्रम के कॉमनवेल्थ थे दोस्तों, आपको बता दूं उनके अंदर यहाँ पे क्या शामिल कर लिया गया था? टेनिस को शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 25। टेनिस स्पर्धा को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? एशियाई की बात कर रहे हैं अपन, जो 1951 में एशियाई शुरुआत हुआ था, तो उसमें कब शामिल किया गया था? कॉमनवेल्थ में तो अपन ने 2010 नई दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम हुए थे 19वें क्रम के, उनमें शामिल किया गया था। और अब यहाँ पे एशियाई खेलों में कब शामिल किया गया था? 25 में बताना है। तो 1958 के जो टोक्यो एशियाई खेल थे उसके अंदर ध्यान रखना है टेनिस को शामिल किया गया था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए दोस्तों, टेनिस खेल के एकल कोर्ट का माप कितना होता है? यानी सिंगल्स के लिए है वो टेनिस कोर्ट है वो कितना होता है? टेनिस का ग्राउंड नहीं होता है दोस्तों, टेनिस का मैदान भी नहीं होता है, टेनिस का क्या होता है, कोर्ट के नाम से जानते हैं। और उसका जो सिंगल्स के अंदर है वो कितना यहाँ पे मेजरमेंट रहेगा? 26 में बताना है। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 78 × 27 फीट। फिट में ध्यान रखना है, 78 × 27 फीट ये किसका है? सिंगल्स में है वो ध्यान रखना है, कोर्ट का माप रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 27। टेनिस में डबल कोर्ट का माप कितना होता है? यानी डबल खिलाड़ी खेलते हैं युगल, उसके लिए है वो कोर्ट का माप है वो कितना रहेगा डबल्स के अंदर? सिंगल्स के अपन ने 78 × 27 रहेगा, अब डबल्स में कितना रहता है वो अपने घर पे बताना है। प्रश्न नंबर 27 बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 78 × 36 फीट। यानी इसकी लंबाई तो सेम रहेगी 78, लेकिन चौड़ाई में 27 की जगह 36 आ जाएगा, वो अपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 28 देखें दोस्तों, टेनिस कोर्ट में नेट की ऊंचाई है वो कितनी होती है? टेनिस कोर्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो नेट है नेट की ऊंचाई यहाँ पे कितनी होती है? अपने ग्राउंड देख लिया है दोस्तों मेजरमेंट, डबल्स में अपन ने 78 × 36 फीट, और सिंगल्स में अपन ने देखा 78 × 27 फीट। अब यहाँ पे कोर्ट की नेट है, नेट की ऊंचाई पूछ रहा है 28 के अंदर, तो वो यहाँ पे 91.4 सेंटीमीटर, 91.4 सेंटीमीटर है वो, सेंटीमीटर में वो यहाँ पे नेट की ऊंचाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 29। टेनिस बॉल का वजन कितना होता है? टेनिस की जो बॉल होती है उसका वजन कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों आपने टेबल टेनिस की बॉल का वजन देखा होगा 2.70 ग्राम, यानी 2.70 ग्राम होता है, मात्र 2.70 ग्राम, जिसकी 40 mm परिधि भी होती है। लेकिन यहाँ पे टेनिस की बॉल है उसके वेट की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे 29 में, और सही आंसर रहेगा 56.7 से 58.7 ग्राम। ध्यान रखना है 56.7 ग्राम से 58.5 ग्राम, लगभग क्रिकेट की बॉल जितना यहाँ पे वजन होता है 5, 6, 7, 5, 8, 5 के नाम से, वो अपने यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 30। टेनिस बॉल का व्यास है वो कितना होता है? टेनिस बॉल का व्यास यानी सरकमफ्रांस है वो कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है।
टेनिस बॉल का व्यास पूछ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। मैंने बताया था टेबल टेनिस की बॉल का व्यास 40 mm होता है, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है। तो प्रश्न नंबर 30 और सही आंसर रहेगा दोस्तों 6.54 से 6.86 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे टेनिस बॉल का व्यास रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए दोस्तों, टेनिस रैकेट का पुरुष वर्ग के लिए वजन कितना होता है। जो दोस्तों टेनिस में जो रैकेट होता है खिलाड़ी के लिए, उसमें जो पुरुष का रैकेट होता है उसका यहाँ पे वजन कितना होता है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों सबसे भारी रैकेट आता है, ध्यान रखना, टेनिस का रैकेट सबसे भारी होता है, बैडमिंटन के रैकेट से, टेबल टेनिस के रैकेट से सबसे भारी रैकेट होता है। प्रश्न नंबर यहाँ पे 31 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 382 से 382.7 से 397 ग्राम। देखिए दोस्तों 382.7 से 397 ग्राम होता है वो यहाँ पे किसका रैकेट का वजन होता है पुरुष वर्ग के अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 32, टेनिस रैकेट की लंबाई कितनी होती है। टेनिस में जो रैकेट होता है उस रैकेट की लंबाई कितनी होती है वो अपने यहाँ पे बताना है। रैकेट की लंबाई बताना है दोस्तों यहाँ पे, टेनिस में रैकेट की लंबाई कितनी होती है 32 में। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे वो ध्यान रखना है 29 इंच, 29 इंच होती है। इंच के अंदर ध्यान रखना 29 इंच होती है वो यहाँ पे ध्यान रखना है किसकी रैकेट्स की लंबाई होती है। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए दोस्तों, टेनिस खेल में पुरुषों के मैच में कितने सेट होते हैं। टेनिस के अंदर जो पुरुष के अंदर है वो कितने सेट होंगे वो अपने यहाँ पे बताना है प्रश्न नंबर 33 के अंदर। और सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे पुरुष के अंदर टेनिस के अंदर है वो 5 सेट होते हैं वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना, बेस्ट ऑफ 5 रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 34, टेनिस के एक गेम में कौन सा अंक नहीं होता है। एक गेम ध्यान रखना है वो कौन सा अंक नहीं होता है वो अपने यहाँ पे। प्रश्न नंबर 34 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे टेनिस के अंदर है वो कौन सा अंक नहीं होता है। तो यहाँ पे एक गेम के अंदर है वो 25 अंक नहीं होता है, बाकी 0, 15, 30 और 40 ये यहाँ पे 4 अंक मिला के यहाँ पे गेम हो जाता है वो अपने यहाँ पे ध्यान रखना। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए दोस्तों, टेनिस में लिएंडर पेस ने कौन से ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। दोस्तों यहाँ पे लिएंडर पेस के द्वारा टेनिस के अंदर है वो कांस्य पदक है वो कौन से ओलंपिक में जीता गया था। एकमात्र खिलाड़ी दोस्तों भारत का जो 7 ओलंपिक खेल चुका है, रिकॉर्ड ओलंपिक ध्यान रखना है, 7 ओलंपिक खेलने वाला पहला खिलाड़ी है। साथ ही में दोस्तों महिला खिलाड़ी भी है जो 4 ओलंपिक में भाग ले चुकी है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, सानिया मिर्जा। प्रश्न नंबर यहाँ पे 35 और जो सही आंसर रहेगा दोस्तों 1996 का जो अटलांटा ओलंपिक था उसके अंदर लिएंडर पेस ने है क्या जीता था, कांस्य पदक टेनिस के अंदर जीता था। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता नहीं है। नहीं है वो अपने यहाँ पे बताना है। दोस्तों मैंने बार बार बता दिया ग्रैंड स्लैम है, ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट आते हैं, खूब बार बताया। तो यहाँ पे कौन सी प्रतियोगिता ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत नहीं आएगी 36 में। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों वेट मैन कप है वो ग्रैंड स्लैम से संबंधित नहीं रहेगा। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 37, टेनिस में प्रथम अर्जुन पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी कौन। अर्जुन पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1961 के अंदर हुई थी दोस्तों यहाँ पे। तो टेनिस के अंदर पहला खिलाड़ी है जिसे किससे मिला था वो अपने यहाँ पे बताना है। 37 बताना है दोस्तों आपको। टेनिस के अंदर पहला अर्जुन पुरस्कार है वो रामनाथन कृष्णन को यहाँ पे दिया गया था। प्रश्न नंबर 37 का सही आंसर रहेगा रामनाथन कृष्णन। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए दोस्तों यहाँ पे, राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन कब हुआ था। नेशनल टेनिस जो टूर्नामेंट है उसका यहाँ पे आयोजन कब किया गया था वो अपने यहाँ पे बताना है। 31 में बताना है दोस्तों यहाँ पे। और जो सही आंसर रहेगा वो यहाँ पे बताना है 1910 के अंदर है वो यहाँ पे राष्ट्रीय टेनिस प्रतियोगिता का प्रथम आयोजन किया गया था। नेक्स्ट और आगे क्वेश्चन नंबर 39, विंबलडन में प्रथम महिला टेनिस प्रतियोगिता कब हुई। विंबलडन की बात कर रहे हैं अपन, उसमें जो प्रथम महिला टेनिस प्रतियोगिता है वो कब की गई थी वो अपने यहाँ पे बताना है। विंबलडन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों आपको बताना है। 1877 में विंबलडन की शुरुआत हुई थी, सबसे पुराना टूर्नामेंट है।
और 39 सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे 1884 के अंदर है वो यहाँ पे विंबलडन महिला की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, टेनिस में दोनों खिलाड़ी के 3-3 अंक जीत लेने को क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे दोनों खिलाड़ी अगर टेनिस के अंदर 3-3 अंक जीत लेते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं, एडवांटेज, फॉल्ट, ड्यूस या फिर ब्रेक। प्रश्न नंबर 40 सही आंसर रहेगा दोस्तों उसे अपन ड्यूस के नाम से जानते हैं। तो ड्यूस शब्द है वो भी टेनिस से संबंधित रहेगा। 3-3 अंक है दोनों के बराबर हो जाते हैं तो फिर उसे अपन ड्यूस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट और आगे प्रश्न नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, आधुनिक टेनिस में टाई ब्रेकर का सिद्धांत किसने दिया। आधुनिक टेनिस के अंदर है वो टाई ब्रेक, यानी बराबर खिलाड़ी हो जाते हैं तो फिर बराबर पॉइंट हो जाते हैं तो किस प्रकार गेम की टाई ब्रेक की जाती है, किस प्रकार गेम का रिजल्ट निकाला जाता है, उसे अपन टाई ब्रेकर के नाम से जानते हैं, वो किसने दिया है। 41 में बताना है और सही आंसर रहेगा दोस्तों जिमी फोन एलेन, जिमी फोन एलेन यहाँ पे रहेगा।